हेलो एवरीवन, स्वामी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुनैना मैम आज आप सभी को केवीएस की तैयारी, जिसमें कि जो भी बच्चे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज हम पेडागोगी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो पेडागोगी में बच्चे आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और फिर अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और पढ़ने का समय बिल्कुल कम है। तो इसलिए बेसिक जानकारी आप सभी सीटेट की तैयारी में हाल फिलहाल कर लिए होंगे। तो चलते हैं हम लोग, जो भी बचा खुचा कॉन्सेप्ट है, हम अपने क्वेश्चन की ओर जो है फोकस करेंगे और उसे डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों कि आप हमारे सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन बिल्कुल दबा दीजिए, ठीक है। तो लाइक बटन आप दबा दिए हैं तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि शिक्षा शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है। शिक्षा शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है ये आपको बताने हैं बच्चे, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र शब्द का अर्थ क्या? बच्चे का मार्गदर्शन करना, क्या बच्चे का नेतृत्व करना, क्या बच्चे को शिक्षित करना, क्या बच्चे को समझने के लिए जो है शिक्षण शास्त्र शब्द का अर्थ है। तो देखिए, तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि बच्चों को मार्गदर्शन करना, नेतृत्व यानी कि जो काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों को एजुकेटेड करना तो करते ही हैं, बच्चे को समझना ये भी है। तो ये सारी चीजें किसमें है? तो नेतृत्व में है, ठीक है। जब आप विद्यालय संगठन और नेतृत्व की भूमिका देखेंगे तो आपको ये भलीभांति समझ में आएगा। तो नेतृत्व के अंतर्गत हम मार्गदर्शन, शिक्षित और साथ साथ बच्चे को क्या करते हैं? समझते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी नंबर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शिक्षा शास्त्र किसका अध्ययन है, ठीक है। तो पहला है शिक्षा शास्त्र क्या शिक्षा का अध्ययन है। फिर है दूसरा बच्चा छात्रों का मार्गदर्शन करना, शिक्षा शास्त्र का जो है स्टडी है। फिर है सीखने की प्रक्रिया है या इसमें सीखने के तरीके हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ टीचिंग है, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है कि शिक्षा शास्त्र जिसे कि हम पेडागोगी कहते हैं, पेडागोगी किसका स्टडी करता है? तो पेडागोगी होता है स्टडी ऑफ टीचिंग, ठीक है, यानी कि शिक्षण के तरीके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है नकारात्मक, नहीं, फिर है मात्रात्मक, फिर है भाई गुणात्मक, फिर है सकारात्मक, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये 3 ऑप्शन है और ये 3 ऑप्शन में बच्चे आपको बताने हैं कि फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है ये मात्रात्मक रूप से विकास करता है, फिर है उसके बाद गुणात्मक रूप से विकास करेगा या सकारात्मक रूप से। तो सकारात्मक रूप से हटा देंगे। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि मात्रात्मक और गुणात्मक में क्या होगा, ठीक है। तो शारीरिक विकास जो होते हैं ये शारीरिक विकास एक मात्रात्मक विकास के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि बच्चे के वृद्धि और विकास का अध्ययन, किसका अध्ययन? तो वृद्धि और विकास का अध्ययन भाई, वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, यानी कि जिसको हम क्या बोलेंगे? साइको एनालिटिकल मेथड बोलेंगे। दूसरा है तुलनात्मक विधि यानी कंपैरिजन मेथड। तीसरा है विकासात्मक विधि यानी डेवलपमेंट मेथड। और चौथा है सांख्यिकीय विधि यानी स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या देखने हैं? तो बच्चे का वृद्धि और विकास जो होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्टडी होती है, उसका सबसे जो अच्छा तरीका बच्चा होगा
वो होगा विकासात्मक विधि यानी कि डेवलपमेंट मेथड। ठीक है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, वृद्धि और विकास दोनों जो है वो क्या होते हैं, मात्रात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से क्या करते हैं, विकासात्मक जो है वृद्धि और विकास करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए भाई, बढ़ाने के लिए बच्चा। ठीक है, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के उपयोग को शिक्षा में डैश कहा जाता है, आईटी कहा जाता है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, या फिर संचार प्रौद्योगिकी यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो बताइए क्या होगा आपका आंसर, बताया जाए। तो यहाँ देखिए हमने क्या बोला कि सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो ये शिक्षा में इसे हम आईसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, आईसीटी बोलते हैं, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो राइट आंसर आप समझ गए कि क्या हो गया, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि विकास में शब्द PSRN, ठीक है, PSRN को आपको बताने हैं, PSRN का मीनिंग क्या है। ठीक है, आप सभी को एक चीजें बता दे भाई, P का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम का मतलब समस्या। ठीक है, तो अब समस्या कहाँ है भाई, तो यहाँ है, यहाँ है, ये दोनों तो नहीं है, इसको खत्म कीजिए। ठीक है, तो अब है प्रॉब्लम और S फॉर होता है बच्चे सॉल्विंग। S फॉर क्या हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्विंग मतलब होता है समाधान, समाधान। ठीक है, और R फॉर क्या हो जाएगा, तो R फॉर हो जाएगा रीजनिंग। क्या हो जाएगा, रीजनिंग। ठीक है, जिसको कि हम तर्क कहते हैं। ठीक है, और N फॉर क्या हो जाएगा, N फॉर हो जाएगा नंबर। क्या हो जाएगा, N फॉर नंबर। ठीक है, समझ में आ रही है आप सभी को, नंबर यानी कि संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको देखिए कि कहाँ है, तो P प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग नंबर। ठीक है, यानी कि जिसको हम समस्या समाधान तर्क संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे बच्चे। कह रहा है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। सही बात है कि हम अगर कुछ करने जाते हैं और वो काम गलत हो जाते हैं तो हम उनसे कुछ अनुभव बिल्कुल जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, किस अधिगम सिद्धांत पर बच्चा आधारित है, ये आपको बताने हैं। पहला है वाद्य कंडीशनिंग, फिर है भाई अंतर्दृष्टि, परीक्षण और त्रुटि, और चौथा है शास्त्रीय कंडीशनिंग। ठीक है, कंडीशनिंग का मतलब यहाँ अनुबंधन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि जब हम कोई गलती से सीखते हैं तो इस प्रकार के अधिगम को हम क्या बोलते हैं, यानी कि परीक्षण और त्रुटि, या इसे प्रयास और त्रुटि भी कहेंगे। अधिगम का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी हम कहेंगे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहेंगे। ठीक है, राइट आंसर सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे बच्चे। 8 क्या कह रहा है, कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है,
पहला है व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचि, योग्यता को जानने का प्रयास करें। बिल्कुल करनी चाहिए कि जब हम इंडिविजुअल डिफरेंस पर बच्चे को आधारित कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को आधारित कर रहे हैं, तो ऐसे में टीचर को जो है उस बच्चे के कैपेसिटी को, उसके इंटरेस्ट को और उनके जो भी एलिजिबिलिटी है इनको जानने का बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा है व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर हम ये नहीं देंगे भाई कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का, यहाँ समायोजित करने का प्रयास करें। फिर है, चलिए ठीक है, यहाँ पे समायोजित है भाई, व्यक्तियों की आवश्यकता यानी कि जो भी हमें हमारी जरूरतें हैं, नीड्स है, उनके अनुसार हम क्या करते हैं, अपने करिकुलम को एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हम टीचर बनना चाहते हैं तो हम टीचर के करिकुलम को फॉलो करते हैं, डॉक्टर बनने वाले बच्चे डॉक्टर मेडिकल के करिकुलम को फॉलो करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जो है वो क्या करते हैं, इंजीनियरिंग के करिकुलम को फॉलो करते हैं। तो ज़रूरतें जिनकी जैसी होती है वो उन्हीं करिकुलम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, उसके बाद फिर है दोनों ए और बी। ठीक है, चलिए मानिए, ठीक है, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या देखेंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या है, सही है भाई। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे। कह रहा है शिक्षकों को स्पष्ट रूप से और रोचक तरीके से, क्या भाई, स्पष्ट रूप से और रोचक तरीके से छात्रों को जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए। क्या पता नहीं है, पहले से ही पता है, जानने को तैयार या जानने को तैयार नहीं है। तो इस क्वेश्चन को फिर से आप समझेंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगी कि शिक्षकों को स्पष्ट रूप से और रोचक तरीके से छात्रों को जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। ये भी बात सही है। और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित पहले से ही पता है। ठीक है, पहले से ही पता है, तो इस जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि बच्चे को लगे कि नहीं, अरे ये जानकारी तो मुझे पहले से टीचर ने बताया है। ठीक है, तो ये चीजें उनके लिए क्या होती है, यानी कि ज्यादा प्रभावी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, ठीक है, मानसिक आयु क्या है, 5 वर्ष है भाई। ठीक है, मेंटल एज क्या है, मेंटल एज है 5 इयर्स। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उसका काल क्रमिक आयु 4 वर्ष है, यानी कि सी ए कितना है, 4 वर्ष है, 4 ईयर। तो बच्चे का आईक्यू क्या होगा, बच्चे का आईक्यू क्या होगा, व्हाट। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, आईक्यू बराबर क्या होता है, मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 5 हो गया भाई, उसके बाद ये क्रॉनिकल एज 4 है, गुना 100 हो गया, कट गया कितना बार में, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। देखिए 125 है आपका ऑप्शन में, तो 125 आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ठीक है, आप सभी निकाल लेंगे ना, अगर इसी तरह से मेंटल एज भी निकालने के लिए दे सकता है, आपको आईक्यू दिया रहेगा, क्रॉनिकल एज दिया रहेगा, मेंटल एज निकालना है, क्रॉनिकल एज दिया रहेगा, आईक्यू दिया होगा, मेंटल एज निकालना है। तो इस तरह से उलट पुलट करके आपको क्या करने दे सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये बुद्धि से संबंधित क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है भाई, नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला है कि वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, यानी कि ग्रोथ एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। ये तो बिल्कुल सही है कि जितने भी जीव होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं,
वृद्धि करते हैं और सभी क्या है, सजीव है, ठीक है, और सब में क्या होता है, जीवन होता है। फिर है दूसरा, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, नहीं। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि विकास जो है वो क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये सही है। फिर है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक जो है प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सही, ये सही, ये गलत था, ये सही था भाई, ठीक है। लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे बच्चे कि जो हमारा गलत वही सही और जो सही वो गलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है, ठीक है। ये देखिए आप, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है भाई, ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं क्या नहीं है। तो पहला है बातचीत कौशल, बिल्कुल जब हम मतलब कि कन्वर्सन पर आधारित रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो जरूर है कि इनसे कुछ ना कुछ क्या होता है, नए विचारों का क्या होता है, निर्माण होता है, तो ये है। उसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो बहुविकल्पीय प्रश्न भी जो है इससे भी निर्माणात्मक मूल्यांकन हम ऑप्शन 1 खोजते हैं, लेकिन 3 पर भी क्या होते हैं, डिस्कशन होते हैं, जिनमें कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट का क्या होता है, निर्माण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है परियोजनाओं का, यानी कि प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिद्धांतों पर और विभिन्न प्रकार के नियमों पर आधारित होते हैं, जो कि पहले से ही क्या रहते हैं, संदर्भित रहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा भाई। फिर है मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न में है कि हम कई प्रकार के तर्क वितर्क से संबंधित कई प्रकार के बातों पर, कई प्रकार के विचारों पर हम प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं मौखिक रूप से, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको बताए थे कि नेगेटिव क्वेश्चन में क्या होगा कि जो भाई गलत है वही सही और जो सही वही गलत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, ठीक है। 13 का क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जॉन डीवी के अनुसार, किसके अनुसार बच्चा, जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्था है, ठीक है, जबकि शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है, बताया जाए, ठीक है। तो आप सभी पढ़े होंगे कि स्कूल जो है एक क्या है, सामाजिक संस्था है, और शिक्षा, स्कूल एक क्या है, सामाजिक संस्था, ये बिल्कुल सही है। और शिक्षा भी एक क्या है, यहाँ दोनों दार्शनिक दिया हुआ है भाई, ये तो नहीं होगा, ठीक है। पर्यावरण, स्कूल पर्यावरण नहीं, सामाजिक ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ क्या होगा, जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक क्या है, सामाजिक संस्था है, और शिक्षा भी एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कह रहा है कि विशेष शिक्षा का संबंध है, किससे है विशेष शिक्षा का संबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शैक्षिक, ठीक है। उसके बाद है विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, तीसरा है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, और चौथा है विकलांगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह देखिए विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है, स्पेशल एजुकेशन स्पेशल बच्चों के लिए भाई, ठीक है। तो यानी कि विकलांगों के लिए क्या है, शैक्षिक कार्यक्रम की बातें क्या होती है, इसमें सुनिश्चित होती है बच्चे। तो राइट आंसर बच्चा क्या हो गया, बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में, यानी कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, सत्य नहीं है भाई, ठीक है। ये सत्य जब नहीं है तो इस पे थोड़ा सा जो है आपको गौर करना है। तो पहला कह रहा है कि एक अनुभवहीन शिक्षक भी प्रश्नों को आसानी से तैयार कर सकता है, बिल्कुल गलत, ठीक है। जब बिना अनुभव के, बिना ज्ञान के, अनुभव के आप क्वेश्चन किसी भी प्रश्नों को आसानी से आंसर नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, अच्छा यह नेगेटिव क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो ये क्या है, अभी फिलहाल हम मानते हैं गलत।
फिर है सभी विकल्प व्यवहारिक प्रतीत होते हैं। सभी विकल्प यानी कि जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन जो होते हैं तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, व्यवहारिक प्रतीत होते हैं। लगता है कि हाँ सब सही है भाई, ठीक है, बिल्कुल प्रतीत होता है। फिर उसके बाद है कि कंप्यूटर द्वारा त्रुटि रहित एवं त्वरित मूल्यांकन संभव है। बिल्कुल, कंप्यूटर से जो भी त्रुटि होगा तो देखिएगा कि नीचे जो है वो अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है, और इसका तुरंत मूल्यांकन किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। फिर है विकल्पों में से केवल एक ही सही उत्तर है। बिल्कुल सही कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होते हैं, विकल्प में से, ऑप्शन में से केवल एक ही उत्तर क्या होते हैं, एक ही आंसर क्या होते हैं, वो सही होते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है बच्चा। तो लेकिन आपको हमने पहले भी बताया था कि नेगेटिव क्वेश्चन में क्या करेंगे, नेगेटिव आंसर होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव आंसर हमारा एक ही नंबर था, जो बाकी पॉजिटिव है वो वही क्या हो जाता है, वो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्या कह रहा क्वेश्चन, देखते बच्चे। कह रहा है जॉन डेवी के अनुसार विद्यालयों को विद्यार्थियों को किसके लिए तैयार करना चाहिए, ठीक है। पहला है एक शोध के लिए, एक भावी जीवन के लिए, तीसरा है वर्तमान जीवन के लिए, चौथा है उद्यमिता के लिए यानी उद्योग के लिए, ठीक है। तो यहाँ जॉन डेवी की बातों को याद रखेंगे और फिर हम इसका आंसर करेंगे। तो जॉन डेवी के अनुसार विद्यालयों को विद्यार्थियों को किसके लिए तैयार करना चाहिए, वर्तमान जीवन के लिए, प्रेजेंट लाइफ को कैसे जीना है, तो उस अनुसार हमें क्या करना है, विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा देनी है ताकि अपने जीवन को वो आसानी से जी सके, ठीक है। तो चलिए वर्तमान जीवन में और उस शिक्षा का प्रयोग वो वर्तमान जीवन में व्यवहारिक रूप से कर सके। तो राइट आंसर बच्चे क्या हो गया, सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है। तो क्या है भाई, सीखने की कमियों को और कठिनाइयों की पहचान करता है। तो प्लेसमेंट नहीं, योगात्मक नहीं। योगात्मक में क्या होता है कि इसमें जो है आपको योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन देखे होंगे। योगात्मक मूल्यांकन में जो है सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान भाई नहीं होती है, निरंतर होती है, नहीं निदान में होती है। यानी कि भाई समस्या है तो समस्या का क्या करते हैं, समस्या की पहचान करना ही क्या कहलाता है, निदान है। जो जिससे कि क्या समस्या है, कौन सी कठिनाई है, कौन से प्रॉब्लम है, इन्हें पहचाना जाता है। तो राइट आंसर डी हो गया बच्चा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, सीखने का डैश कम होता जाता है। सीखने का क्या शक्ति कम हो जाता है, गति कम हो जाता है, गुणवत्ता कम हो जाती है, मात्रा कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है बच्चे, बताया जाए, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे हम क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं, हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती जाती है, तो हमारी सीखने की गति क्या हो जाती है भाई, यानी कि सीखने की गति कम हो जाती है, ठीक है। तो गति होगा बच्चा, तो राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। चलिए एनर्जी जो है, पहले गति ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से होगी भाई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है एक छात्र की कालानुक्रमिक आयु यानी कि क्रॉनिकल एज भाई, ठीक है। क्रॉनिकल एज और मेंटल एज दोनों क्या है, 7 वर्ष है। दोनों बच्चा क्या है, 7 वर्ष है। उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो मेंटल एज और क्रॉनिकल एज दोनों क्या है, 7 वर्ष है। तो देख लेते हैं। तो IQ क्या हो जाएगा भाई, यानी कि MAB 7 और ये भी 7 मल्टीप्लाई 100 भाई, 7 7 खत्म हो गया, IQ 100। तो 100 जब आ गया तो ऐसा बच्चा कौन सा बच्चा होगा भाई, यानी सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होगा, ठीक है। सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चे देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सही प्रतिक्रियाओं यानी कि राइट रिएक्शन और उचित व्यवहार यानी कि सर्टेन बिहेवियर को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। अज्ञान नहीं, शक्ति नहीं, इनाम, स्तुति। बताइए क्या होगा, बताया जाए। स्तुति यानी कि स्तुति का उपयोग जो है वो सही प्रतिक्रिया और सही व्यवहार को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कह रहा है फाइन मोटर मूवमेंट के संबंध में अन्य तीनों में से कौन अलग है। सॉरी, फाइन मोटर मूवमेंट। ठीक है, तो फाइन मोटर मूवमेंट में अन्य तीन से कौन अलग है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भाई कि डॉट ज्वाइनिंग, फिर है डिटेक्शन, फिर है लिखावट और फिर है फलों और सब्जियों को अलग करना। ठीक है, तो यह फाइन मोटर मूवमेंट है भाई। फाइन मोटर मूवमेंट होता क्या है पहले इसको समझेंगे, जिसमें कि हमारी मांसपेशियां थोड़ा सा क्या करे, बहुत ज्यादा मूवमेंट करे, उसको हम क्या करेंगे यानी कि फास्ट रूप से मांसपेशियां मसल्स वर्क करे, तो उसको कहते हैं फाइन मोटर मूवमेंट। जैसे कि हम फल और सब्जियों को अगर बच्चों को 2 टोकरी 4 टोकरी दे देते हैं और कहते हैं हर सब्जी हर फल को आपको अलग करने हैं, तो बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा मतलब कि मसल्स को वर्क कराएगा। ठीक है, और वर्क कराएगा तो क्या होगा, बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होगा, जबकि लिखावट जो है वो इसमें कम होगा, डिटेक्शन में कम होगा और डॉट ज्वाइनिंग में भी कम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर लिखते समय जोर से पढ़ने को महत्व दिया जाता है। यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे बच्चे, प्री प्राइमरी लेवल। ठीक है, तो प्री प्राइमरी लेवल पर जब बच्चा लिखते समय जोर से पढ़ने को महत्व दिया जाएगा, वो क्या होगा। ठीक है, पहला है परीक्षण और त्रुटि, दूसरा है कंडीशनिंग, तीसरा है अंतर्दृष्टि और चौथा है नकल। कंडीशनिंग हो गया आपका क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, जिसको हम अंतरसूझ भी बोलते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि कंडीशनिंग जो होता है आपने पढ़ा होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, जिसको अंतरसूझ का सिद्धांत भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बच्चे, ये देखेंगे। कह रहा है एमिल के अनुसार, एमिल जो है मनोवैज्ञानिक है का नाम है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम है। ठीक है, तो एमिल के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम क्या है, विचारक बनना, उद्यमी, अच्छा नागरिक बनना या तर्कशील बनना, क्या है। एमिल ने महोदय ने
क्या कहा है बताइए। तो कहा, एमिल महोदय ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करना एक अच्छे नागरिक बनने के जैसे है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी कि जब भी आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में जब ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है तो इस किस बातों पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता है, ये आपको क्या करना है, बताने हैं। तो पहला है विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। भाई विषय पर ध्यान दिए जाते हैं। निर्देशात्मक उद्देश्यों पे ध्यान नहीं दिए जाते हैं। बिल्कुल इंस्ट्रक्शन एम्स पर भी ध्यान दिए जाते हैं। फिर है प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिए जाते हैं। तो प्रश्नों पर भी ध्यान जो है दिए जाते हैं कि प्रश्न कैसे हैं। ठीक है, फिर है शिक्षण समय यानी टीचिंग टाइम पर ध्यान नहीं दिया जाता। भाई टीचिंग टाइम पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, कह रहा क्वेश्चन स्मरण यानी मेमोरी, समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और निर्णय लेने सहित यानी डिसीजन लेने सहित विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ बच्चे ये समझना है कि जो बच्चे अपने मेमोरी को, प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेते हैं और कोई भी डिसीजन को वो लेने में सक्षम है। ठीक है, तो इस प्रकार के स्टडी को क्या कहा जाता है। तो ये वही बच्चे कर सकते हैं तो ये जिनका क्या हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेवलप हो, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे बच्चे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर कह रहा है कि मनोविज्ञान डैश है। मनोविज्ञान डैश है, क्या है, आत्मा का विज्ञान, दिमाग का विज्ञान, दिमाग यानी मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। देखिए भाई, मनोविज्ञान के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का अपना अपना क्या है, विचार है। ठीक है, पहले जो है मन, विचार, आत्मा, सबका मतलब कि विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि अब आत्मा, मन और चेतना ये सबको हम किस में सम्मिलित कर रहे हैं, व्यवहार का। तो अभी आधुनिक मनोविज्ञान को हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो कि व्यवहार का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा बच्चा कि किसी विशेष योग्यता का जितने अधिक बार उपयोग किया जाता है वह डैश बन जाती है। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे। कोई भी स्पेशल जो एलिजिबिलिटी होती है उनका जितना बार क्या करेंगे हम लोग, उपयोग करेंगे यानी यूज करेंगे। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, क्या कमजोर हो जाएगा, क्या मजबूत हो जाएगा। कमजोर तो नहीं होगा, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, मजबूत, चलिए मजबूत हो सकता है, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, अब आपको मजबूत और अधिक महत्वपूर्ण में मतलब कि करना है कि क्या होगा भाई, जितना आप क्या करिएगा, स्पेशल एलिजिबिलिटी का यूज कीजिएगा, जितना आप अपने नॉलेज को बढ़ाइएगा, जितना और दूसरे को मतलब कि दीजिएगा, उतना ही आपके ज्ञान का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, तो यानी कि स्ट्रांग होगा आपका नॉलेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चे देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कौन सा अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, कौन सा मोटिवेशन का कारक नहीं है। भाई नेगेटिव क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, क्या बच्चे पुरस्कार से जो है, पुरस्कार तो मोटिवेशन का क्या है, फैक्टर है, प्रोत्साहन भी है। जितना बच्चे को आप अप्रिशिएट करते हैं उतना ही बच्चे मोटिवेट होते हैं। स्तुति जो है वो मोटिवेशन का जो है क्या है, यानी कि कारक है।
अभ्यास जो है ये मोटिवेशन का कारक नहीं है भाई, ठीक है। तो ये नहीं है। तो जो आपको पहले भी बताया था कि जो है नेगेटिव वही है पॉजिटिव, बाकी आपका क्या होगा, नेगेटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यानी कि राइट आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे बच्चे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि किसी विशेष क्षमता का जितना अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जाता है वह डैश बन जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास स्पेशल कैपेसिटी है, आप इसका यूज ही नहीं करते हैं, तो वो स्पेशल जो आपके पास नॉलेज है, कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, मजबूत तो होगी नहीं, कम महत्वपूर्ण भी हो जाएगी भाई, ठीक है, अधिक महत्वपूर्ण तो होगी नहीं। अब क्या होगी, तो अब हम इससे ये जानेंगे कि सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, अगर यूज नहीं कीजिएगा अपने नॉलेज का तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चा, ए हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, कह रहा है कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, ठीक है। तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या पूर्व बचपन है कि शैशवावस्था है कि बाद में बचपन है कि पूर्व किशोरावस्था है, बताया जाए क्या है भाई। तो देखिए 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था है ये क्या माना जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष बच्चा होता है, ठीक है, और बाद का बचपन जो है वो क्या है, यानी कि कहिए कि 6 से 9 वर्ष का होता है, और पूर्व किशोरावस्था 9 से जो है 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे तो जाएंगे किस ऑप्शन की ओर, ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में चलेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित करते हैं, बिल्कुल सही। तो किससे, सेंसरी मोटर चरण से, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज से, फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद है भाई जिसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक परिचालन चरण, यानी कि आपका क्या हो गया, फॉर्मल, और ठोस परिचालन यानी इनफॉर्मल, ठीक है। तो फॉर्मल ये हो गया और ये इनफॉर्मल हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ आपको ये बताने हैं कि बच्चे अमूर्त तर्क करते हैं और तर्क कौशल विकसित। तो जो अमूर्त की बात होती है तो अमूर्त की बातें कब होगी, है, यानी कि औपचारिक परिचालन चरण में, औपचारिक परिचालन चरण में बच्चे क्या करेंगे, अमूर्त चिंतन करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, कि शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि से विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। किस विधि से भाई शिक्षक जो है स्टूडेंट के समूह व्यवहार का अध्ययन करेगा, इंटरव्यू लेके, साक्षात्कार लेकर के, प्रयोग से करेगा। किससे करेगा, प्रयोग से करेगा। केस स्टडी से यानी केस इतिहास से हम समूह व्यवहार का अध्ययन नहीं करते हैं, इसमें पर्टिकुलर एक बच्चे का क्या किया जाता है, केस स्टडी किया जाता है, ये बच्चा नहीं होगा। फिर है उसके बाद अवलोकन, ऑब्जर्वेशन भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे भाई, प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने पर हमें अलग अलग बच्चों पर हम अलग अलग प्रयोग करेंगे जिससे कि हमें बच्चे के समूह व्यवहार के अध्ययन का पता चलेगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे, कह रहा है कि बच्चे आमतौर पर डैश और डैश चरणों के दौरान अहंकारी होते हैं, ठीक है। बच्चा अहंकारी कहा गया है, कौन से स्टेज में भाई, ठीक है। तो बच्चा अहंकारी कब होता है, बताया जाए।
सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल। तो कह रहा बच्चे आमतौर पर संवेदी प्रेरक अवस्था और प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान क्या होते हैं, अहंकारी होते हैं। यानी कि अहंकारी से यहाँ तात्पर्य है कि ऐसे बच्चे सिर्फ माँ को ही पहचानते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ अपने भर मतलब रखते हैं, तो इसलिए इस अवस्था को अहंकारी अवस्था भी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ ये सही है। फिर है औपचारिक परिचालन, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, ये नहीं होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। यानी कि सेंसरी मोटर यानी कि जिसे हम इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था, और प्री ऑपरेशनल का मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलिए, क्योंकि सेंसरी मोटर में वस्तु अस्थायित्व का ज्ञान हो जाता है और इसका फिर प्री ऑपरेशनल में वस्तु अस्थायित्व का विकास होना जो है वो क्या होता है, यानी कि ज़्यादा विकसित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कौन सा एक बच्चे की भावना को नहीं दर्शाता है। कौन है जो बच्चे के इमोशन को नहीं दर्शाता है। तो इमोशन आपको बताए थे, भूख, प्यास, डर, खुशी, हंसी, ठीक है, दुख, भय, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये सारे इमोशंस हैं। तो खुशी तो इमोशन है, दुख भी इमोशन है, ठीक है। जिज्ञासा भी जो है ये बच्चे का क्या माना जाता है, इमोशन माना जाता है। सही सुन्नता नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि जीन पियाजे के अनुसार प्रवेश करते समय बच्चे अब अहंकारी नहीं होते हैं। बच्चे किस अवस्था में जो है, जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे अहंकारी नहीं होते हैं, ठीक है। आपको अभी जस्ट हमने बताया था कि भाई सेंसरी मोटर चरण और प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या होते हैं, अहंकारी होते हैं, ठीक है। जबकि ठोस परिचालन चरण में बच्चे क्या होते हैं, अहंकारी नहीं होते हैं। तो राइट आंसर डी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, कौन सा जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का एलिमेंट नहीं है भाई, ठीक है। पहला है रचनात्मकता, दूसरा है सही सुन्नता, तीसरा है सोच और डी नंबर में है कल्पना, ठीक है। तो बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, क्रिएटिविटी तो तत्व है भाई, ठीक है। चलिए, सही सुन्नता, रचनात्मकता, सही सुन्नता, सोच और कल्पना, तो ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, तो रचनात्मकता है, सोच भी है और कल्पना भी है, क्या नहीं है, सही सुन्नता नहीं है। तो राइट आंसर बी नंबर। तो इस तरह से स्टूडेंट इसमें हम लोगों ने 36 क्वेश्चन को डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट आपका इसका पार्ट 2 जो है आपको जल्द उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें कि और भी बहुत सारे पेडागोगी क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से लेते विदा, बाय बाय।